हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यू मी और इंग्लिश के ऊपर। और आज का हमारा टॉपिक है लिटिल टर्म्स एंड फिगर ऑफ स्पीच। इस वीडियो के अंदर हम आपको लिटिल टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीचेस का जो इंट्रोडक्शन है कि ये कहाँ से आई हैं, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ये क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंसेस है, ये सब बताएंगे। लिटरेरी टर्म्स क्या होती हैं? आपने कई बार देखा होगा कि जो हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं या हम लोग कई वीडियोस देखते हैं, हम लोग लिटरेचर के वीडियोस देखते हैं, तो उसके अंदर लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीचेस, फिगरेटिव स्पीचेस, इस तरह के वर्ड्स यूज हुए होते हैं। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले इन टर्म्स को समझते हैं कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, इन टर्म्स को यूज कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले लिटरेरी टर्म्स। According to Oxford, a literary term refers to a specific word or phrase used to describe technique, form, or element in writing considered to be art. Literature. लिटरेरी टर्म्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक वर्ड या फ्रेजेस होते हैं, वो उस पर्टिकुलर टेक्निक, फॉर्म या उन एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं जो हम लिटरेचर को इन्हांस करने के लिए यूज करते हैं। These terms are essential tool for analyze literature, helping readers understand how authors create meaning through language and structure. ये जो टर्म्स होती हैं बहुत ही एसेंशियल टूल्स होते हैं किसी भी लिटरेचर, किसी भी साहित्य को समझने के लिए या एनालाइज करने के लिए, क्योंकि ये टर्म्स हेल्प करती है एक लीडर्स को उस ऑथर ने जो लिटरेचर के अंदर कहा है उस मीनिंग को समझने, या उस लैंग्वेज और जो स्ट्रक्चर के थ्रू जो ऑथर जो अपना मीनिंग कन्वे करना चाहता है उसको बेहतर तरीके से समझने में ये सभी टूल्स जो होते हैं या ये जो सभी वर्ड्स होते हैं या जो फ्रेजेस होते हैं ये हमें बहुत हेल्प करते हैं। In other words, a literary term is a word or phrase for a specific technique. अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो लिटरेरी टर्म या वो वर्ड या फ्रेज हैं जो कि एक स्पेसिफिक टेक्निक को, एलिमेंट को, कन्वेंशंस को जो कि एक राइटर ने यूज किए हैं अपनी क्या बोलते हैं मतलब अपनी बात को कहने के लिए, जिस स्टाइल को या लिटरेचर में अपना इम्पैक्ट डालने के लिए या अपनी बात को इन्हेंस करने के लिए या प्लॉट या थीम को एक बड़े एस्पेक्ट से दिखाने के लिए जिन फिगर ऑफ स्पीचेस का या जिन शब्दों का या फ्रेजेस का उसने यूज किया है उन्हें लिटरेरी टर्म्स कहते हैं। अब ये वर्ड्स जो होते हैं ये रीडर को हेल्प करते हैं उस आर्टिस्ट्री टेक्स्ट को समझने में, अप्रिशिएट करने में और एनालाइज करने के लिए। फिगर ऑफ स्पीच। अब इस स्लाइड के अंदर हम फिगर ऑफ स्पीच के बारे में समझेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच टर्म होती क्या है। हमने टेक्निकली पहले पिछली वाली स्लाइड के अंदर लिटरेरी डिवाइसेस या लिटरेरी टर्म वर्ड को समझा। इस स्लाइड के अंदर हम समझेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच किस टेक्निकल टर्म के लिए यूज किया जाता है। अ वर्ड और अ फ्रेज दैट डिपार्ट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड मीनिंग टू प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट, इमोशनल, एस्थेटिक और इंटेलेक्चुअल। ये ऐसे शब्द या फ्रेजेस होते हैं जो कि एक स्टैंडर्ड मीनिंग को प्रोड्यूस करने के लिए जिसके अंदर स्ट्रॉन्गर इमोशनल इफेक्ट हो या स्ट्रॉन्गर एस्थेटिक या स्ट्रॉन्गर इंटेलेक्चुअल इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए जिन शब्दों का या जिन फ्रेजेस का यूज किया जाता है वो फिगर ऑफ स्पीच कहलाते हैं। इसका काम क्या होता है? टू एम्बेलिश, क्लैरिफाई और एम्फेसाइज करना, यानी कि जो भी राइटर एक वर्क को प्रोड्यूस कर रहा है उसके अंदर चीजों को एकदम क्लैरिटी से यानी स्पष्ट तौर से लिखना या स्पष्ट तौर से बताना, उन पर जोर देना या उनको थोड़ा सा एम्बेलिश यानी कि ग्लोरीफाई करना। अ फिगर ऑफ स्पीच और रिथोरिकल फिगर इन लिटरेचर is any intentional deviation from literal language to create an intensified or aesthetic effect using word non-literally tropes or altering words order schemes to emphasize, embellish or clarify meaning, found in everything from poetry to everyday speech. अब फिगर ऑफ स्पीच या जो हम कहते हैं रिथोरिकल फिगर, ये इसका मीनिंग क्या होता है? ये अगर आप देखें, लिटरेचर इन इंटेंशनल डेविएशन, जानबूझकर जिन मतलब शाब्दिक तौर पर ऐसी भाषा जिसका जानबूझकर प्रयोग किया जाता है ताकि जो राइटर का जो मेन इंटेंसिफाइड या फिर जो उसका मेन उद्देश्य है उसको वो इंटेंसिफाइड यानी तीव्रता से या एस्थेटिक इफेक्ट डालने के लिए वो जिन शब्दों का प्रयोग करता है। नॉन लिटरेरी ट्रॉपीज या ऑल्टरिंग वर्ड्स, जो स्कीम्स यानी ट्रॉपीज और स्कीम्स ये आपके लिटरेचर के टेक्निकल वर्ड्स हैं
जो इम्फेसाइज करने के लिए जो उसने बात कही है, राइटर ने या रीडर ने जो बात कही है, उस बात को इम्फेसाइज करने के लिए, उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, या किसी बात का मीनिंग और क्लैरिटी से देने के लिए जिन शब्दों को या जिन स्कीम्स को या जिन टेक्निकल चीजों को यूज किया जाता है, ताकि उस भाषा के अंदर, उस बात के अंदर, उस राइटर की जो इंटेंसिटी है वो हम रीडर को समझ में आए, या जो वो एस्थेटिक या जो वो इम्पॉर्टेंट इफेक्ट जो वो डालना चाहता है उस बात के अंदर, वो रीडर को समझ में आए, वो यूज करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो फिगर ऑफ स्पीच कहलाते हैं। ये फिगर ऑफ स्पीच आप पोइट्री से लेके एवरीडे स्पीच किसी में भी आप उसमें किसी में भी आपको वो मिल सकती है। दे ट्रांसफॉर्म ऑर्डिनरी एक्सप्रेशंस इनटू इमेजिनेटिव फ्रेज। अब इसके अंदर जब पोएट या राइटर इन चीजों को यूज करता है तो वो ऑर्डिनरी एक्सप्रेशंस को इमेजिनेटिव फ्रेजेस के अंदर चेंज कर देता है। Using device like metaphor, simile, personification, hyperbole to engage sense or deeper understanding. डिवाइसेस लाइक मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन या हाइपरबोल, ये सारी वो लिटरेरी डिवाइसेस हैं या लिटरेरी टर्म्स हैं या फिगर ऑफ स्पीचेस है जिनको यूज करके एक राइटर उस मीनिंग को या सेंस को इंगेज करके या फिर जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डीपर अंडरस्टैंडिंग मीन्स है कि आप उसको गहराई से और अच्छे से समझ सके, वो इमेजिनेटिव फ्रेज के अंदर उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर देता है। अगर हम दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में देखें, अ फिगर ऑफ स्पीच इन लिटरेचर इज अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू क्रिएट अ स्पेशल इफेक्ट, एडिंग डेप्थ, इमोशन एंड विविड इमेजरी बियॉन्ड द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ वर्ड्स। फिगर ऑफ स्पीच लिटरेचर के अंदर उन शब्दों या फ्रेजेस के उपयोग को कहा जाता है जिनके उपयोग से स्पेशल इफेक्ट या फिर बात के अंदर गहराई आ जाए या इमोशंस का हमें पता चले या एक विविड इमेजरी हमारे सामने क्रिएट हो ताकि हम उस ऑर्डिनरी बात को बहुत ही अच्छे से समझ सकें। इनहेंसिंग कम्युनिकेशन एंड इंगेजिंग द रीडर्स इमेजिनेशन, जिससे रीडर और राइटर के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो बढ़ता है और जो रीडर की इमेजिनेशन है वो और अच्छे से इंगेज होती है, उसे हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। अभी स्टार्टिंग की 2 स्लाइड्स के अंदर हमने आपको बताया लिटरेरी टर्म्स क्या होती है, फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है। अगर हम इसे शाब्दिक तौर पे देखें तो लिटरेरी टर्म्स यानी कि साहित्यिक शब्द और फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकारिक भाषा। अब इनमें क्या अंतर होता है हम उसको भी एक बार जान लेते हैं। लिटरेरी टर्म्स या डिवाइसेस जो हम शब्द यूज करते हैं, टेक्निक्स और स्ट्रक्चर इन अ टेक्स्ट दैट इनहेंस अंडरस्टैंडिंग, प्लॉट, स्टाइल और थीम। ऐसे शब्द या ऐसी टेक्निक्स या ऐसी संरचनाएं जो रीडर की अंडरस्टैंडिंग को और इम्प्रूव करे, उसकी शैली या विषय को बेहतर बनाती है, वो कहलाती है लिटरेरी टर्म्स। अब इसी के अपोजिट हम फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन देखें। फिगर ऑफ स्पीच words or phrase used in a non-literary way to create a rhetorical or artistic effect। ये ऐसे शब्द या वाक्यांश होते हैं जिनको हम उनका एक्चुअल मीनिंग न लेते हुए उनका अलंकारिक या उनका लिटरल मीनिंग ना लेकर उनका नॉन लिटरल मीनिंग लेके जब उस आर्टिस्टिक वर्क का इम्पैक्ट बढ़ाया जाता है जिन शब्दों से, उन्हें फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे राम इज द लायन ऑफ द क्लास। अब यहाँ पे जो राम है वो एक इंसान है। अब अगर हम उसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो राम जो है वो क्लास का लॉयन है, क्लास का शेर है, तो राम तो शेर नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे जो लॉयन की क्वालिटीज है, उसके जो एट्रीब्यूट्स है वो हमने राम को दिए कि इट मीन्स कि राम उतना ही बहादुर है, राम उतना ही फियर्स ही है। तो इस तरीके से जब हम आर्टिस्टिक इम्पैक्ट या इफेक्ट डालने के लिए जिस तरीके से हम जिन फ्रेजेस को यूज करते हैं वो हमारे फिगर ऑफ स्पीच कहलाते हैं। लिटरेरी टर्म का स्कोप covers everything from plot, devices, narrative structure, characterization, setting to figurative language। जब हम ये लिटरेरी टर्म का जब हम उपयोग करते हैं तो इसके अंदर एक प्लॉट होता है, प्लॉट यानी कि कथानक पूरा, ठीक है। इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स यूज होती हैं, ठीक है। उसकी एक संरचना होती है, उसका कैरेक्टराइजेशन होता है, यानी कि किसी भी चीज को आपने डिटेल में, किसी भी आपने कैरेक्टर को डिटेल में एक्सप्लेन किया होता है, ठीक है, से लेकर उनका जो एक कहते हैं उसे आप अगर लक्षण कहें या उसका पूरा डिटेल में उस भाषा को समझना कहें, ठीक है, सब कुछ शामिल होता है। मतलब उस भाषा से रिलेटेड जो भी टेक्निक्स यूज हुई है, जो स्ट्रक्चर यूज हुए, जो नरेटिव्स यूज हुए, उस लैंग्वेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उसकी सेटिंग है, ये सब जो चीज कवर करता है वो हमारा लिटरेरी टर्म या लिटरेरी डिवाइस कहलाता है। फोकसेस स्पेशली ऑन द लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑल्टरिंग मीनिंग फॉर इम्पैक्ट। लेकिन जब हम फिगर ऑफ स्पीच में देखें
तो विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ भाषा और भाषा की शैली पर ध्यान दिया जाता है, ताकि उससे जो इम्पैक्ट या उससे जो इफेक्ट उत्पन्न होगा, ठीक है, वो एक नया ही मीनिंग आपके रीडर के माइंड में लेकर आए। इस नए मीनिंग को क्रिएट करने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर हम लिटरेरी टर्म के अंदर देखें कि उसका क्या स्कोप है, उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, तो जैसे एलिट्रेशन है, आयरनी है, सिंबोलिज्म है, फोरशैडोइंग है, पॉइंट ऑफ व्यू है, थीम है, सेटिंग है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं कि इन सबका उपयोग अगर हम करते हैं तो लिटरेरी टर्म से लिटरेरी डिवाइस करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये टेक्निकल चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन के अंदर कहा जाता है रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, अगर जैसे पी है तो पी का जो साउंड है वो नेक्स्ट लेटर्स के अंदर भी आया होगा, ठीक है, तो ये टेक्निकल चीज है, इसके अंदर कोई सेकंड मीनिंग नहीं निकल रहा, कोई थर्ड मीनिंग नहीं निकल रहा। लेकिन इसके कॉन्ट्राडिक्टरी अगर हम जब देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच, जिसके एग्जांपल्स है मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबल, इल्यूजन, ऑक्सीमोरन, पन, ये सारी वो टर्म्स हैं जिसके अंदर जो बात होती है उसका एक दूसरा ही मीनिंग निकल के आता है। जैसे आप पर्सोनिफिकेशन ले लीजिए, पर्सोनिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग के जो लिविंग पर्सनालिटी, जो नॉन लिविंग थिंग होती है उसको हम लिविंग पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी टेबल है, जैसे कि मान लीजिए कोई रास्ता है, जैसे हमारी पोयम के अंदर आता है वेरी वे, जैसे रास्ता कभी नहीं थकता, चलने वाले व्यक्ति या चलने वाले व्यक्ति के पैर थकते हैं, लेकिन वेरी वे देखे यानी कि रास्ता थक गया है, हमने ये क्या दिया है, हमने लिविंग पर्सन की जो क्वालिटीज हैं या जो एट्रीब्यूट्स है वो हमने नॉन लिविंग थिंग को दे दी है। तो ये एक ह्यूज डिफरेंस है, उसके अंदर टेक्निकल चीजें चलती हैं जिसका इम्पैक्ट सिर्फ लैंग्वेज को इनहेंस करने के लिए, अपनी बात को और इनहेंसिंग बहुत ही इंप्रेसिव तरीके से कहने के लिए यूज किया जाता है, जबकि फिगर ऑफ स्पीच के अंदर उसका मीनिंग भी कई बार चेंज हो जाता है, और हम उसको चेंज मीनिंग को और इम्पैक्टफुल तरीके से चेंज करके सामने लाने के लिए ही इसका यूज करते हैं। कॉमन सिनोनिम्स एंड कैटेगरीज, अब इस हेडिंग को प्लीज ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ वर्ड्स दिए हैं जैसे फिगरेटिव लैंग्वेज, रिटोरिकल डिवाइसेस एंड फिगर्स, ट्रॉफीज, स्कीम्स। ये सारे ही वर्ड्स कहीं ना कहीं आपने बुक्स के अंदर पढ़े होंगे जो लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच के लिए यूज होंगे। तो एक बॉक्स में हमने इसका मीनिंग बताया है और दूसरे बॉक्स के अंदर हमने ये बताया है कि फिगरेटिव लैंग्वेज किस कैटेगरी में जाता है, लिटरेरी टर्म की कैटेगरी में जाता है, लिटरेरी डिवाइस की कैटेगरी में जाता है, या लिटरेरी फिगर ऑफ स्पीच की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इनमें जो स्लाइटली डिफरेंस है वो अभी हमने अपनी पिछली 2 स्लाइड्स के अंदर आपको समझा दिया है। अब सबसे पहले हम देखते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज, अ ब्रॉड टर्म फॉर लैंग्वेज यूजिंग फिगर ऑफ स्पीच। ये एक ब्रॉड टर्म है जो लैंग्वेज के अंदर यूज की जाती है फिगर ऑफ स्पीच के लिए, और ये फिगर ऑफ स्पीच में आती है, मतलब ये लिटरेरी टर्म या लिटरेरी डिवाइस में नहीं आती है। रिटोरिकल डिवाइस और फिगर्स यानी कि दोनों में आती है। एम्फेसाइज देयर यूज इन परसुएशन एंड ओरेटरी। अब ये जो है रिटोरिकल डिवाइसेस हैं, जिसका मतलब होता है अलंकारिक युक्तियां, ये किसी भी भाषण की कला में उनके उपयोग पर जोर देने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये जो है रिटोरिकल डिवाइस एंड फिगर्स यूज फॉर बोथ लिटरेरी डिवाइस एंड फिगर ऑफ स्पीच, इनका इसका प्रयोग दोनों में किया जा सकता है। ट्रॉपिस, ये भी एक अनदर कैटेगरी है, फिगर्स दैट चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। ये एक ऐसा अलंकार है जो शब्दों के अर्थ को बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल मेटाफर, आयरनी, ये फिगर ऑफ स्पीच में ही आता है, क्योंकि हमने आपको पहले क्या बताया था, लिटरेरी डिवाइसेस मतलब टेक्निकल टर्म्स, और फिगर ऑफ स्पीच मतलब जिसके अंदर भाषा को इनहेंस करने के लिए कुछ ऐसी चीजें यूज की जाती है जो उसका मीनिंग चेंज कर देती है। अब नेक्स्ट जो हमारी जो सिनोनिम है वो है स्कीम्स और द फिगर ऑफ सिंटैक्स, फिगर्स दैट ऑल्टर्स वर्ड ऑर्डर और पैटर्न, एग्जाम्पल एलिट्रेशन, पैरेललिज्म, ठीक है। ऐसे योजना या ऐसे वाक्य विन्यास जो अलंकार और जो शब्द के क्रम या पैटर्न को बदलते हैं। अब जैसे अभी मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे अगर डब्लू है तो डब्लू का ही उसी लाइन में या उसकी बाद वाली लाइन के अंदर कंटिन्यूशन में यूज हो रहा होगा, मतलब साउंड का, डब्ल्यू से मतलब वर्ड का नहीं, डब्ल्यू से मतलब व साउंड का, ठीक है। तो ये आपका पर्टिकुलरली इसका उपयोग फिगर ऑफ स्पीच में ही किया जाता है। इसी कैटेगरी में आप आगे देखेंगे इडियम्स, एक्सप्रेशंस एंड फ्रेजेस, कॉमन स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, जैसे कि किक द बकेट, ठीक है। तो ऐसे भाषा के सामान्य और विशिष्ट उदाहरण जो किसी मुहावरे, अभिव्यक्ति या वाक्य के अंदर उसके लक्षण के तौर पर यूज किए जाते हैं। ये स्पेसिफिकली टेक्निकल वर्ड है, तो ये लिटरेरी टर्म्स में इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज वर्ड प्ले, ऑफन इन्वॉल्व्स puns और clever uses of words। जब वर्ड प्ले की बात होती है तो इसके अंदर अक्सर पन
क्या बोलते हैं, यूज ऑफ, मतलब क्लेवरली यूज ऑफ वर्ड प्ले, यानी कि बहुत ही आपने चतुराई से कहें या उसको व्यंग्यात्मक पूर्ण तरीके से कहें, आपने वाक्य की संरचना की होती है, उसे हम वर्ड प्ले कहते हैं। ये एक टर्म होती है जिससे फिर बात का मतलब चेंज हो जाता है। तो जब परिवर्तन आ रहा है तो फिर ये फिगर ऑफ स्पीच के अंदर यूज होता है। नेक्स्ट है लिटरेरी डिवाइसेस, अ जनरल टर्म फॉर टेक्निक्स यूज्ड इन लिटरेचर। साहित्य में प्रयुक्त होने वाली तकनीकों के लिए एक सामान्य जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिटरेरी डिवाइस कहा जाता है। यूज एज जनरल टर्म फॉर बोथ लिटरेरी टर्म्स एंड फिगर ऑफ स्पीच, ये एक जनरल टर्म है इसलिए इसको लिटरेरी टर्म में भी यूज किया जाता है और लिटरेरी स्पीच में, फिगर ऑफ स्पीच में भी यूज किया जाता है। स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस फोकसेस ऑन स्टाइल एंड फ्लेयर इन राइटिंग, लेखन की शैली और कुशलता पर जिन टेक्निक्स को यूज किया जाता है उनको फोकस करने के लिए उन्हें स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस कहते हैं। अम्ब्रेला टर्म फॉर फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, तो ये एक अलंकारिक भाषा है जो कि फिगर ऑफ स्पीच के अंदर ही यूज की जाती है। द ओरिजिन, वेयर डिड दे कम फ्रॉम, अब बात आती है लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीचेस, ये सब, इन सब का ओरिजिन हुआ कहाँ से, इन सब की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ये कैसे यूज होने लगी। वाइल ह्यूमंस हैव यूज्ड स्टोरी टेलिंग सिंस द डॉन ऑफ टाइम, जब से समय की शुरुआत हुई है तब से जो ह्यूमंस है या इंसान है, जो मनुष्य है, वो कहानी कहने का उपयोग करता आया है। The formal categorization of literary devices began in antiquity, primarily rooted in rhetoric, the art of persuasion, and poetics, the study of literary forms. अगर हम साहित्यिक उपकरणों की का औपचारिक वर्गीकरण प्राचीन काल से ही शुरू हो गया था, जो मुख्य रूप से प्रलोभन की कला या काव्य शास्त्र, जिसके अंदर हम साहित्यिक रूप से अध्ययन करते हैं, ये चीजें इसके अंदर इनके अंदर इनकॉर्पोरेट है। अब इसका सबसे पहला पॉइंट है मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट, यानी कि सबसे पहले द वेरी फर्स्ट टाइम कहाँ ये यूज हुआ था, मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट के अंदर, 2100 BCE के अंदर। लॉन्ग बिफोर द ग्रीक एंशिएंट सिविलाइजेशन यूज लिटरेरी डिवाइसेस इन देयर सेक्रेड टेक्स्ट, यूनानियों से भी बहुत पहले, यानी ग्रीक्स का जब हमने, क्योंकि ज्यादातर लिटरेचर के अंदर हमने सबसे पहले ग्रीक लिटरेचर पढ़ते हैं हम लोग, उससे भी पहले जो प्राचीन सभ्यता थे उसके अंदर मेसोपोटामिया और इजिप्ट के लोगों ने अपने जो उनके सेक्रेड यानी कि पवित्र जो ग्रंथ थे उनके अंदर उन्होंने इन साहित्यिक डिवाइसेस का, इन लिटरेरी डिवाइसेस का उन्होंने यूज किया है। इजिप्ट, एन हेडुआना दुनिया की पहली ज्ञात लेखिका, जो कि एक सुमेरियन पुजारिन ने देवी इन्नना की स्तुति में रिथोरिक, रिपीटेशन एंड मेटोनॉमी को यूज किया था गॉडेसेस इन्नना की धार्मिक स्तुति करने के लिए। द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन ऑथर, ये दुनिया की सबसे पहली ऐसी ऑथर थी, अ सुमेरियन प्रीटेस्ट, जो कि एक सुमेरियन पुजारिन थी। इन्होंने देवी इन्नना की स्तुति करने के लिए रिपीटेशन एंड मेटोनॉमी जैसी लिटरेरी डिवाइसेस का सबसे पहली बार उपयोग किया। फिर है मेसोपोटामिया पोयम द एपिक ऑफ Gilgamesh. This ancient epic utilized epithets, descriptive titles for characters, and parallelism, repeating similar grammatical structure, which would later influence the Bible and Homeric epics. कविता, अब ये जो गिलगामेश का महाकाव्य, एपिक मीन्स महाकाव्य, महाग्रंथ, ठीक है, इस प्राचीन महाकाव्य में पात्रों के वर्णन के लिए, मतलब पात्रों की जो उपलब्धियां हैं, जो उपाधियां हैं, उनको वर्णन करने के लिए और उनके अंदर पैरलिज्म यानी कि समानांतरता बताने के लिए समान व्याकरणिक संरचनाओं का रिपीटेशन का उपयोग किया गया, जिसके बाद में बाइबल और होमर ने भी इस महाकाव्य से इम्प्रेस होकर या इफेक्टिव होकर इनका अपने वर्क्स के अंदर यूज किया। यानी कि जो फर्स्ट टाइम रिपीटेशन है और जो पैरलिज्म है और जो एपिथेट्स है, ये फर्स्ट टाइम मेसोपोटामिया के द एपिक ऑफ गिलगामेश में यूज हुए थे। नाउ द ओरिजिन्स, वेयर डिड दे कम फ्रॉम, अब हम इसका बी पार्ट देखेंगे। अभी हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा था, अब ये इसका सेकंड औपचारिक तौर पे यानी कि ऑफिशियली तरीके से कैसे और कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ। एंशिएंट ग्रीस, द गोल्डन एज ऑफ थ्योरी, द मोस्ट सिग्निफिकेंट ओरिजिन ऑफ लिटरेरी
devices as a formal study come from the Greek, especially through two major paths. जो गोल्डन एज थी थ्योरी की, यानी कि ये जो सारा रिटर्न वर्क जो आया था या जो सिद्धांत आए थे, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड था, जो गोल्डन एज थी, वो उसके अंदर द मोस्ट सिग्निफिकेंट ओरिजिन, जो औपचारिक अध्ययन हम इन लिटरेरी डिवाइसेस का या फिगर ऑफ स्पीचेस का पढ़ते हैं, उसकी उत्पत्ति या उसका ओरिजिन ग्रीक के स्पेशली इन दो महाकाव्यों में, उन्होंने इन दो मेजर वर्क्स के अंदर इन्होंने यूज किया था, जहां से वो ऑफिशियल तौर से या औपचारिक तौर से इनको इंट्रोड्यूस किया था और फिर वो एक परमानेंट पार्ट बने और फिर उनका लगातार यूज होने लगा। पहला है एरिस्टोटल्स पोएटिक्स। एरिस्टोटल का जो एक वर्क था जिसका नाम था पोएटिक्स, जो कि एरिस्टोटल का काव्यशास्त्र, जो कि उन्होंने 335 ईसा पूर्व में लिखा था। एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टू सिट डाउन एंड एनालाइज व्हाई स्टोरीज वर्क। जो अरस्तु पहले से व्यक्ति थे जिन्होंने इस चीज को एनालाइज किया कि कहानियां कितनी प्रभावशाली होती है, या कहानियां बैठकर उन्होंने सोचा कि कहानियों की प्रभावशीलता कैसे बनाई जाए या उन पर क्या काम किया जाए। He identified fundamental elements like mimesis, imitation of life, catharsis, the purgation of emotions, and hamartia, the tragic flow. फिर उन्होंने मिमेसिस यानी कि जीवन के अंदर जो हम इमिटेशन करते हैं, यानी हर कोई चीज रेप्लिका है, इमिटेट यानी कि अनुसरण है, कॉपी करते हैं। कैथारसिस यानी कि भावनाओं की जो शुद्धि होती है, इमोशंस के अंदर जो चेंजेस आते हैं। हमाशिया जिसके अंदर हम कहते हैं ट्रैजिक फ्लो, यानी किसी एक अच्छे कैरेक्टर के संग या जो हीरो होता है उसके संग लाइफ में कुछ अगर गलत हो जाता है तो उसको हम दुखद घटना जिसे कहते हैं। ऐसे बेसिक एलिमेंट्स को उन्होंने पहचाना और अपने वर्क, यानी कि अपना वर्क जो उनके वर्क का नाम था पोएटिक्स, उसके अंदर उन्होंने यूज किया। सेकेंड है उनका वर्क एरिस्टोटल्स रिथोरिक। फिलोसफर्स लाइक Gorgias and later Aristotle developed rhetorical devices to help speaker win arguments. और एरिस्टोटल का रिटोरिक यानी कि वाक्पटुता शास्त्र, ठीक है। अब गॉर्गेरियास और बाद में अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने जो ओरेटर्स होते हैं या जो स्पीकर्स होते हैं उनको किस तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट्स जीतने हैं, इसको मदद करने के लिए जो रिथोरिकल जो डिवाइस है वो दी, ताकि वो क्या बोलते हैं वाक्पटुता संबंधी युक्तियों का यूज करें और यूज करके अपने आर्ग्यूमेंट्स को जीत सकें। टेक्निक्स लाइक मेटाफर्स, एंटीथेसिस एंड एनाफोरा were originally tools for politicians and lawyers before they become staples of poetry and fiction. रूपक, प्रतिपाद और उपसार, ऐसी टेक्निक, ऐसी मूलभूत टेक्निक्स थी जो पॉलिटिशियंस और जो लॉयर्स थे उनके ये ऐसे बेसिक टूल्स थे जो पहले उनके द्वारा यूज किए जाते थे। बाद में ये टूल्स पोइट्री और फिक्शन के अंदर यूज हुए और उनका एक एमिनेंट या इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए। यानी बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब यह है, ग्रीस के अंदर एरिस्टोटल ने अपने वर्क्स के अंदर कुछ ऐसे टेक्निक्स या ऐसी डिवाइसेस जिनको पहली बार यूज किया और फिर वो परमानेंटली लिटरेचर का पार्ट बन गई। ओरिजिन का ही जो नेक्स्ट पार्ट है वो है द रोमन कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो हमने पहले नंबर में पढ़ा था मेसोपोटामिया, सेकंड में हमने पढ़ा था ग्रीस, अब थर्ड पे हम देखेंगे कि रोमन ने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया। रोमन्स के अंदर जैसे कि सिसेरो एंड क्वांटिलिन टुक द ग्रीक फाउंडेशंस एंड रिफाइंड देम इनटू अ राइगोरस सिस्टम। जो ग्रीक के अंदर एरिस्टोटल ने जिस तरीके से एक फाउंडेशन क्रिएट किया था, एक बेस बनाया था, तो जो रोमन्स थे, रोमन्स के जो सिसेरो एंड क्वांटिलिन जैसे ग्रेट राइटर्स थे, उन्होंने उस चीज को बेस बनाया, उसको रिफाइन किया और उसको रिफाइन करके और भी राइगोरस वे के अंदर, यानी कि उसको और थोड़ा सा कठोरता से कठोर प्रणाली बना के एक नए सिस्टम में उसको यूज किया। दे क्लासिफाइड डिवाइसेस इनटू। अब रोमन्स ने इनको किस तरीके से क्लासिफाइड किया, अभी जैसे आपको हमने स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि बहुत सारी टर्म्स इनके लिए सिनोनिम्स यूज होते हैं, तो अब आप देखेंगे हमने वहां पे ट्रॉफीज भी बताया था। अब वो ट्रॉफीज यहाँ से आया है। ट्रॉपीज अ टर्न इन द मीनिंग ऑफ अ वर्ड मेटाफर। फॉर एग्जाम्पल मेटाफर, ट्रॉपीज का मतलब होता है किसी शब्द के अर्थ में पूर्णतः ही बदलाव लाना या उसके मीनिंग को चेंज कर देना, जैसे कि मेटाफर। अब जैसे हम मेटाफर को यूज करते हैं जिसके अंदर कंपैरिजन होता है, लेकिन फिर आप देखेंगे एंड में जो टेक्निकली जो वर्ड जो लाइन लिखी हुई होती है उसका फिर मीनिंग कुछ और निकल के आता है। Schemes a change in the standard word order or pattern, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल alliteration and parallelism। schemes का मतलब होता है
एक शब्दों का जो क्रम होता है या जो शब्दों का पैटर्न होता है उसके अंदर परिवर्तन लेकर आना, जिसके लिए हम लोग अनुप्रास यानी कि एलिट्रेशन और पैरेललिज्म जैसी लिटरेरी डिवाइस को यूज करते हैं। तो ये जो सब कैटेगरीज हैं ये रोमन्स ने क्रिएट करी है। पॉइंट इज दैट कि हमारे जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, जो फिगर ऑफ स्पीचेस हैं, ये बहुत ही पुराने, यानी कि जब समय का शुरुआत हुई थी तब कहानी में वर्बल तरीके से पहले से यूज होती थी, लेकिन उनको ऑफिशियली या ऑन पेपर पे इन 3 सिविलाइजेशंस ने यूज किया, एक फाउंडेशन क्रिएट हुआ और फिर उसके बाद ये सारी लिटरेरी डिवाइसेस हमारी लिटरेचर का एक प्रोमिनेंट पार्ट या एक परमानेंट पार्ट बन गई। Why do authors use them? Now टेक्निकली बात ये आती है कि इनसे ठीक है आपका मीनिंग इम्पैक्टफुल होता है, आपके मीनिंग के अंदर चेंजेस आते हैं, लेकिन ऑथर्स इनका यूज करते क्यों हैं? राइटर्स जस्ट डोंट यूज देम यूज दिस टू साउंड्स फैंसी। ऑथर्स सिर्फ अपने वर्क को फैंसी दिखाने के लिए या फैंसी लगने के लिए इन टर्म्स का यूज नहीं करते हैं। दे सर्व सेवरल फंक्शनल पर्पस। उनके कई अदर रीजंस है जिसकी वजह से यूज करते हैं, यानी कि वो प्रैक्टिकली उन चीजों को अपने वर्क में यूज करके उनसे जो बदलाव आते हैं उनको दिखाने के लिए इन लिटरेरी टर्म्स, फिगरेटिव डिवाइसेस या क्या बोलते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज करते हैं। क्रिएटिव इमेजरी, ऑथर क्रिएटिव इमेजरी का टेक्सचर देने के लिए यूज करते हैं। दे हेल्प द रीडर सी द स्टोरी बाय अपीलिंग टू द 5 सेंसेस। जो ऑथर्स होते हैं वो जब ऐसे फिगर ऑफ लैंग्वेज या फिगर ऑफ स्पीचेस या लिटरेरी डिवाइसेस का यूज करते हैं तो वो चाहते हैं कि जो रीडर है वो अपनी जो 5 सेंसेस होते हैं या जो उनके जो 5 सेंसेस होते हैं उनसे उस स्टोरी को देखें, उनसे उस स्टोरी को महसूस करें। सेकेंड है इमोशनल रेजोनेंस। Devices like metaphor can evoke feeling that literal description cannot. जो मेटाफर जैसे जो हमारे लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं इनका इसलिए यूज किया जाता है ताकि ऐसी भावनाओं को हम जगा सकते हैं जिनका आप लिटरल वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर हम कोई ऐसी बात है जिसको कंपैरेटिव वे में कहकर बता सकते हैं तो फिर ऐसी डिवाइसेस को आप मेटाफर जैसी, सिमिली जैसी चीजों से कंपेयर करके इमोशनल इफेक्ट डालने के लिए इनका यूज किया जाता है, मतलब इमोशनल इफेक्ट भी इससे क्रिएट किया जाता है। पेसिंग एंड रिदम, साउंड बेस्ड डिवाइसेस, कुछ ऐसी डिवाइसेस होती है जो साउंड बेस्ड होती है, यानी कि वर्ड की जो हमारी भाषा की जो ध्वनि पर जो बेस्ड होती है वो, जैसे कि एलिट्रेशन एंड एसोनेंस। एसोनेंस भी वही होता है जिसके अंदर वॉवल साउंड जो क्रिएट होता है एक ही लाइन के अंदर, रिपीटेशन ऑफ द सेम वॉवल साउंड। एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड कैन स्पीड अप और स्लो डाउन अ रीडर्स एक्सपीरियंस। अगर आपका सेम साउंड होता है तो वो आपके पढ़ने की स्पीड को बढ़ा भी देता है, और अगर बहुत टेक्निकली वर्ड्स रिपीट नहीं हो रहे हैं या उनका साउंड मैच नहीं हो रहा है तो वो आपकी स्पीड को स्लो भी कर देते हैं। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस और रीडर के अंदर क्रिएट होता है कि उसकी पढ़ने की स्पीड कैसी बन रही है। सब टेक्स्ट, दे अलाउ ऑथर्स टू टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल थीम्स इनडायरेक्टली एज सीन इन एलेगरीज। ठीक है, अब सब टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट है उसके अंदर एक और टेक्स्ट या एक और उद्देश्य या मोटिव छिपा हुआ होना। जब लेखक किसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल और कंट्रोवर्शियल यानी कि विवादास्पद ऐसी कोई थीम लेता है या ऐसे विषय के बारे में जिसके बारे में वो डायरेक्टली बात करने की अनुमति नहीं देता है, ठीक है, यानी कि आप उसके बारे में इनडायरेक्टली बात कर सकते हैं, तो जब ऐसी थीम्स होती हैं तो उसके लिए वो एलिगरीज को यूज करता है, ताकि अगर जैसे आपको किसी के लिए डायरेक्टली कमेंटिंग नहीं करनी है या आपको डायरेक्टली किसी चीज को कोट नहीं करनी है तो आप पैरेलल उसी चीज को, उसी स्टोरी को दूसरे नाम से पैरेलल चलाकर आप एलिगरी का यूज कर सकते हैं और उस सब टेक्स्ट में उस अपनी मेन बात को कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक ऑथर के क्या मोटिव्स होते हैं कि भाई वो क्रिएटिव इमेजरी क्रिएट करना चाहता है, इमोशनली रीडर को बांध के रखना चाहता है, उसकी रीडिंग के अंदर पेसिंग और रिदम को मैनेज करना चाहता है, या उसको सबटेक्स्ट मतलब वही अपनी बात कहने के लिए और उसको इनहेंसिव मेथड उसके पास हो ये बताने के लिए ये सब चीजें करने के लिए एक ऑथर जो है इन सारी फिगरेटिव लैंग्वेज लिटरेरी डिवाइसेस का यूज करता है। Thank you so much for watching our video on your own channel You Me और English के ऊपर। प्लीज फॉलो अस फॉर मोर सच वीडियोस। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आप और किन वीडियोस पे या और किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं। हम आपकी कोशिश करके हर डिमांड को पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स, प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।